डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल एसबीएम एकेडमी में। उम्मीद है कि आप स्वस्थ और सकुशल होंगे। साथियों, आज हम लोग राजनीतिक विज्ञान के एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है राजनीतिक सिद्धांत, और उसके अंतर्गत ये बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। लगभग इससे किसी भी एग्जाम में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट के अंतर्गत बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें लगभग 150 क्वेश्चन होंगे। एक अलग वीडियो हम लोग बनाएंगे जिसमें मैराथन वीडियो होगा, उसमें जैसे कि टॉपिक वाइज थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट यानी राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के अंतर्गत ही जो टॉपिक वाइज, चाहे दैवीय सिद्धांत हो, चाहे समझौतावादी हो, चाहे विकासवादी हो, चाहे मार्क्सवादी हो, तो उनको अलग अलग भी पढ़ेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम लोग अब मतलब रैंडमली क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो आप चैनल पर बने रहिए, लगातार विजिट करते रहिए, और सबसे पहले चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, कमेंट करना ना भूलें। और आपको अगर कोई दिक्कत है, कोई डाउट हो, तो ये व्हाट्सअप नंबर, इस पे आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कोई कंटेंट से रिलेटेड दिक्कत हो या आपको लगता है कि हमारे पास प्रॉपर कंटेंट अवेलेबल नहीं है, तो इससे व्हाट्सअप से भी ज्वाइन हो सकते हैं, और साथ ही आप टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए, अब पहला क्वेश्चन देखते हैं जरा कि लॉक का जन्म कहाँ हुआ था। लॉक का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको पता ही है कि लॉक का जो जन्म हुआ ब्रिटेन में हुआ, और लॉक क्या है कि उदारवाद का जनक है। प्राकृतिक अधिकारों की बात किया, जिसमें 3 प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है, ठीक, और लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करता है। तो ये सब चीज़ें आपको विधिवत पता होना चाहिए। लॉक किस समस्या का हल चाहता था? जो जॉन लॉक है, किस समस्या का हल चाहता था? तो जैसे लॉक जो चाहता था कि जो सुशासन व्यवस्था इधर-उधर मतलब तितर-बितर थी या अराजकता था, उसको आदर्श सुव्यवस्था को न्यायसंगत बनाना चाहता था। ठीक। नेक्स्ट है, यह किसने कहा कि लॉक कुलीन तंत्र का नायक था? लॉक कुलीन तंत्र का नायक था, किसने कहा? बार्कर, डनिंग, वेपर या एक्टन? क्वेश्चन नंबर 3, ये होगा लॉर्ड एक्टन ने कहा। व्यवस्थापिका सभा राज्य का प्राण है। व्यवस्थापिका सभा जो है राज्य का प्राण है, यह विचार किसका है? हॉब्स, लॉक, रूसो या क्रोशियस? तो ये कोट होगा आपका जॉन लॉक का। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन अद्वैतवादी दार्शनिक था? अद्वैतवादी दार्शनिक था हेगल, ग्रीन, मार्क्स या बेंथम? तो ये होगा आपका हेगल, अद्वैतवादी। राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किसने किया है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की श्रेणी में शामिल है। ये कई बार पूछा गया प्रश्न है ये, ठीक। तो आप थोड़ा इसको, जो भी क्वेश्चन हैं उसको थोड़ा सा मतलब कि मेमोराइज करने की क्षमता विकसित कीजिए, और इसके लिए जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को जरूर देखें। तभी आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड क्या है और किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड की श्रेणी में शामिल हैं। तो राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? या राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग कौन करता है? तो ये थॉमस हॉब्स। नेक्स्ट है कि रूसो ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत को किस पुस्तक में व्याख्यायित किया है? तो रूसो ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत को, जो रूसो का बेहद महत्वपूर्ण मोस्ट फेमस जो पुस्तक है उसकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसी में वो सामाजिक समझौते सिद्धांत की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि आधुनिक काल का प्रथम उपयुक्तवादी आप किसे मान सकते हैं? आधुनिक काल का जो प्रथम उपयुक्तवादी विचारक है वो कौन होगा? तो ये होगा प्रथम उपयुक्तवादी हम कह सकते हैं, लेकिन जो उपयुक्तवाद का जनक है वास्तव में बेंथम है, लेकिन उसकी थोड़ा बहुत जो लक्षण दिखाई देता है किसमें? हॉब्स में, क्योंकि ये व्यक्तियों के हित की बात करता है। कौन वैध संप्रभुता को मान्यता दिए बिना राजनीतिक संप्रभुता को मान्यता देता है? वैध संप्रभुता को मान्यता दिए बिना राजनीतिक संप्रभुता को कौन मान्यता देता है? ये होंगे आपके जीन बोंदा। नेक्स्ट है मात्र वैध संप्रभुता को मान्यता कौन देता है? बोंदा, रूसो, हॉब्स या लास्की? ये होंगे थॉमस हॉब्स। वैध संप्रभु की बात करता है कौन? हॉब्स। लॉक ट्रस्ट शब्द का प्रयोग कितनी बार करता है? जॉन लॉक है ट्रस्ट बार, जो ट्रस्ट शब्द है न्यासधारिता की बात यही किया, जो मतलब कि गवर्नमेंट को भी वो ट्रस्टीशिप के रूप में देखता है। तो लॉक ट्रस्ट शब्द का अपने सिद्धांतों में कई बार प्रयोग करता है।
राज्य का विरोध सदा बहुमत की स्वीकृति से हो। राज्य का विरोध हो तो बहुमत से हो, ये नहीं कि इक्का दुक्का हो, ठीक, यानी अधिकतर लोग उसके विरोध के पक्ष में हो या समर्थन के पक्ष में हो। तो वही कह रहा कि राज्य का विरोध सदा बहुमत की स्वीकृति से हो। यह विचार किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 12 ये होगा जॉन लॉक। लॉक के मत में निरपेक्ष शक्ति कहाँ रहेगी? तो लॉक के मत में जो निरपेक्ष शक्ति है वो आपकी समुदाय में रहेगी। किस विचारक का कहना है कि लॉक की जंजीर में नियंत्रण की कड़ी प्राकृतिक विधि है? लॉक की जंजीर में नियंत्रण की जो कड़ी है वो प्राकृतिक विधि यानी नेचुरल लॉ है। डनिंग, वेपर, वॉन या रूसो, ये होंगे प्रोफेसर वॉन। नेक्स्ट है कि विधि जनता की इच्छा है। जो कानून है जनता की इच्छा है, यह कहना किसका है? लॉक, लास्की, रूसो या ह्यूगो ग्रोसियस। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए जॉन लॉक। जो विधि है जनता की इच्छा पर निर्भर है। नेक्स्ट है कि रूसो ने जनहित का सिद्धांत किससे ग्रहण किया था? हॉब्स, टी.एच. ग्रीन, लॉक या बोंदा। तो रूसो ने जनहित का जो सिद्धांत है जॉन लॉक से ग्रहण किया। निम्न में से किस धर्म के प्रसार से दैवी सिद्धांत पुनः स्थापित हुआ? किस धर्म के प्रसार से दैवी सिद्धांत पुनः स्थापित हुआ? 17। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन सी ईसाई धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्न में से कौन दैवी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? तो दैवी सिद्धांत का समर्थक इसमें से कौन नहीं है? 18 ये होगा जेटेंस। बाकी सेंट अम्ब्रोज, सेंट अगस्टाइन और रॉबर्ट फिल्मर तीनों ही दैवी सिद्धांत के समर्थक हैं, राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत, लेकिन जेंटस नहीं है। यह किसने कहा कि राजा को प्रजा पर शासन करने का असीमित अधिकार है? राजा को प्रजा पर शासन करने का असीमित अधिकार कौन देता है? प्लेटो, सेंट पॉल, ग्रीन या थॉमस हॉब्स। ये होगा सेंट पॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 राज्य उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत की मान्यता के अनुसार, राज्य की उत्पत्ति का जो विकासवादी सिद्धांत है उसके अनुसार क्या है? तो उसके अनुसार कि राज्य मानव इतिहास के एक निरंतर विकास का परिणाम है। ऑप्शन सी जरूर याद रखिएगा। विकासवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य को मानव इतिहास के निरंतर विकास का एक परिणाम के रूप में देखते हैं, नहीं ईश्वर की सृष्टि के रूप में, नहीं परिवार में उद्धृति के रूप में। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए विकासवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य एक क्या है? तो विकासवादी सिद्धांत के अनुसार जो आपका राज्य है वो है प्राकृतिक संस्था है। ऑप्शन ए सही होगा। राजनीतिक विकास सिद्धांत के अनुसार, राजनीतिक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा तत्व राज्य के विकास में सहायक नहीं है? इसमें होगा धर्म। नहीं, धर्म नहीं, धर्म भी है लेकिन इसमें ये आपका है पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट होगा। बाकी रक्त संबंध, धर्म, समाज और शक्ति को ये विकास के रूप में देखते हैं विकासवादी सिद्धांत, लेकिन राजनीतिक संघर्ष नहीं देखते हैं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि राज्य के विकास में सामाजिकता की प्रवृत्ति, रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, आर्थिक कारक एवं राजनीतिक चेतना को आधार आधार मानता है राज्य का कौन सा सिद्धांत? यानी राज्य का कौन सा सिद्धांत है जो उसके विकास में सामाजिकता की प्रवृत्ति हो या रक्त संबंध हो, धर्म हो, आर्थिक शक्ति हो और राजनीतिक चेतना, ये है आपका विकासवादी सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सत्य है। मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, ये भी सत्य है। नेक्स्ट है कि दोनों है, तो इसमें सी होगा कि दोनों है। ठीक। विकासवादी सिद्धांत एक क्या है? तो विकासवादी सिद्धांत जो है आपका एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत को हम अधिकतर वैज्ञानिक मानते हैं। नेक्स्ट है कि किसने राज्य की उत्पत्ति में राजनीतिक चेतना के तत्व को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया है? राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में राजनीतिक चेतना को सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व किसने बताया है? 26 ये होंगे आपके गिलक्राइस्ट महोदय। नेक्स्ट है विकासवादी सिद्धांत एक क्या है? तो विकासवादी सिद्धांत जो है आपका तार्किक सिद्धांत है, यथार्थवादी सिद्धांत और वैज्ञानिक सिद्धांत है, तीनों है। तो डी होगा उपरोक्त सभी सत्य हैं। रिचर्ड हुकर ने सामाजिक समझौता सिद्धांत या संविदा सिद्धांत को किस सदी की मान्यता दी है? किस सदी में मान्यता दी है रिचर्ड हुकर ने? 28। तो ये होगा आपका 16वीं सदी में। निम्न में अनुबंधवादी विचारक कौन है? यानी सामाजिक समझौता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित कौन सा विचारक है? मिल्टन, क्रैब, टनिंग या बेंथम। तो 29 का ए होगा मिल्टन।
सामाजिक समझौता सिद्धांत से संबंधित ग्रोसियस की पुस्तक का क्या नाम है? ह्यूगो ग्रोसियस की पुस्तक का क्या नाम है जो कि सामाजिक समझौता से संबंधित है? तो ये ऑन द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस। ये बतौर पुस्तक के नाम के रूप में भी आपसे पूछा जाता है, तो इसको जरूर याद रखें। नेक्स्ट है कि सामाजिक समझौता के अनुसार आदिम व्यवस्था किस प्रकार की थी? तो सामाजिक समझौता के अनुसार जो आदिम व्यवस्था है, मनुष्य के जो शुरुआती जीवन है वो किस प्रकार था? तो वो था असामाजिक था। हॉब्स कहाँ का विचारक था? तो हॉब्स आपका इंग्लैंड का विचारक था, और लॉक भी। और रूसो कहाँ का था? ये जरूर रूसो कहाँ का था, एक कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट करें। एलिमेंट्स ऑफ लॉ किसकी रचना है, किसकी पुस्तक है? एलिमेंट्स ऑफ लॉ किसकी रचना है? तो ये थॉमस हॉब्स की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 कि किस सिद्धांत के प्रतिक्रिया स्वरूप सामाजिक समझौता सिद्धांत का जन्म हुआ? किस किस सिद्धांत के प्रतिक्रिया के स्वरूप या विरोध के रूप में सामाजिक समझौता सिद्धांत का विकास हुआ? शक्ति सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, दैवी सिद्धांत या अस्तित्ववादी सिद्धांत? क्वेश्चन नंबर 34 का सी होगा, दैवी सिद्धांत के प्रतिक्रिया के स्वरूप में सामाजिक समझौता सिद्धांत का विकास हुआ। राज्य एक प्राकृतिक एवं स्वाभाविक संस्था है, यह कथन किसका है? तो राज्य एक प्राकृतिक एवं स्वाभाविक संस्था, ये कोट है, कई बार पूछा गया प्रश्न है, ये अरस्तु का कोट है। नेक्स्ट है, हॉब्स ने मानव स्वभाव का प्रधान तत्व क्या बताया है? हॉब्स ने मानव स्वभाव का जो प्रधान तत्व है वो क्या है? स्वार्थ है, मनुष्य स्वार्थी होता है। सामाजिक समझौते का सिद्धांत निम्न में से किस पर आधारित है? तो सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है वो आपका व्यक्तिवाद पर आधारित है, क्योंकि इनके अध्ययन में व्यक्ति को केंद्र में रखा गया है। हॉब्स, लॉक, रूसो तीनों ही। निम्न में से किस विचारक ने सबसे पहले समझौतावादी सिद्धांत की व्याख्या की है? बेहद बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और बार बार पूछा गया प्रश्न है, और कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आप इसको जरूर जरूर रट लें, याद कर लें, कैसे भी याद रखें, हमेशा परमानेंट मेमोरी में इसको फिक्स कर लें। तो 38 का होगा ए। रिचर्ड हुकर जो हैं, जो समझौतावादी सिद्धांत की सर्वप्रथम व्याख्या करने वाले विचारक हुए। 39 संविधान सिद्धांत किस विचारधारा पर अवलंबित यानी आधारित है? समाजवाद पर, बहुलवाद पर, व्यक्तिवाद पर या राष्ट्रवाद पर? तो सामाजिक समझौता सिद्धांत जो है यानी संविधान सिद्धांत वो आपका व्यक्तिवाद पर आधारित है। संविधान सिद्धांत किस प्रकार का सिद्धांत है? ये है आपका क्या है? व्यक्तिवादी सिद्धांत है। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक नियमों की संख्या कितनी थी? बेहद बेहद महत्वपूर्ण। हॉब्स के अनुसार अनुसार क्या है? प्राकृतिक कानून या नियमों की या प्राकृतिक विधियों की जो संख्या है 11 से लेकर 19 तक है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि दैवी सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? तो दैवी सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादक करने वाले जो सिद्धांतकार हुए या जो व्यक्ति हुए वो हुए आपके जेम्स प्रथम। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में किस प्रकार का न्याय व्याप्त था? तो हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में जो न्याय था मत्स्य न्याय, यानी जो जितना शक्तिशाली वही उसी के पक्ष में न्याय था, या उसी की बातें सब सही, या जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी शक्तिशाली का हित ही न्याय था। 44 देखिए, हॉब्स के अनुसार संविदा द्वारा स्थापना होती है। हॉब्स के अनुसार समझौते द्वारा क्या स्थापना होती है? तो हॉब्स के अनुसार समझौते के द्वारा समाज, राज्य एवं शासन तीनों की एक साथ स्थापना होती है, बल्कि लॉक में ऐसा नहीं है। हॉब्स किसका समर्थक था? हॉब्स जो है किसका समर्थक था? 45, तो ये राजतंत्र का समर्थक था। वहीं लॉक संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक हुआ। रूसो ने नारा दिया था किसका? तो रूसो ने नारा दिया था किस चीज का? तो प्रकृति की ओर लौटो, यानी बैक टू नेचर। नेक्स्ट है 47, निम्नलिखित विचारकों में से किसे लोकतंत्र एवं तानाशाही का दार्शनिक जनक माना जा सकता है? लोकतंत्र और तानाशाही, लोकतंत्र और फांसीवाद का जनक माना जा सकता है, जनक नहीं, दार्शनिक जनक, यानी उसके विचारों में इसकी शुरुआत दिखाई देती है। 47, तो ये होगा आपका जीन जैक रूसो। सीमित सरकार का प्रथम आधुनिक प्रतिपादक कौन है? लिमिटेड गवर्नमेंट जो है उसका प्रथम आधुनिक प्रतिपादक कौन हुआ? ये होंगे आपके जॉन लॉक। पहले मैं इसका आंसर बता दिया था। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक अवस्था निरंतर युद्ध की अवस्था है, किसने कहा? तो प्राकृतिक अवस्था निरंतर संघर्षरत है, युद्ध की अवस्था है, ये हॉब्स का कोट है। ऑप्शन ए सही होगा। 49, नेक्स्ट है, लॉक किस क्रांति का मसीहा कहलाता है? जो जॉन लॉक है वो किस क्रांति का मसीहा है? तो इंग्लैंड की क्रांति जो कि 1688 में हुई उसका मसीहा है।
किसका कहना है कि सब शक्तियां ईश्वर की ही शक्तियां हैं, सभी शक्तियां ईश्वर की ही शक्तियां हैं, किसका कहना है? फिगेस, सेंट एक्विनास, सेंट पॉल या सेंट अगस्टाइन? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो ये सेंट पॉल का कोट है। दैवीय सिद्धांत के प्रमुख आलोचकों में कौन शामिल नहीं है? यानी दैवीय सिद्धांत के समर्थक कौन है या उसके आलोचकों में कौन नहीं है? 52, ये होगा आपका वोल्टेयर। दैवीय सिद्धांत के प्रतिपादन से संबंध रचना पेट्रियार्का किसकी है? तो पेट्रियार्का जो पुस्तक है किसकी है? देखिए, जो पेट्रियार्का पुस्तक है रॉबर्ट फिल्मर की है। नेक्स्ट है, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है? तो दैवी उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, ना तो धार्मिक है, ना ही राजनीतिक सिद्धांत, ना ही एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। तो ऑप्शन डी होगा, कोई नहीं। नेक्स्ट है कि राज्य की आज्ञा का पालन करना प्रत्येक मनुष्य का धर्म है, ये किसका कहना है? तो राज्य की आज्ञा का पालन करना प्रत्येक मनुष्य का धर्म है, ये कॉल्विन, ज्विगली और लूथर तीनों का कहना है, तो डी होगा उपरोक्त से भी। अगला प्रश्न, राजा तथा ईश्वर में इतनी साम्यता है यानी समानता है कि यह कहना उचित है कि राजा ही ईश्वर है, किसने कहा? बेहद बेहद महत्वपूर्ण। तो ये कोट है किसका? तो ये कोट है आपका जेम्स प्रथम का, जो कि राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत के प्रवर्तक हुए। राज्य के दैवी उत्पत्ति सिद्धांत के अनुसार राज्य का निर्माण किसने किया? तो राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत के अनुसार राज्य का निर्माण किसने किया? बेहद आसान सा प्रश्न है, तो इसका निर्माण ईश्वर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत किस सदी में सर्वाधिक प्रचलित था? एकदम बेसिक क्वेश्चन है साथियों, जब भाई आप पढ़ें, अगर आपने बीए में क्वेश्चन बुक पढ़ा होगा, टेक्स्ट बुक, तो आपको एकदम आसान सा लग रहा होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको टेक्स्ट बुक जरूर पढ़ना चाहिए। टेक्स्ट बुक जितना हो सके उतना आपको पढ़ना चाहिए, समय निकाल के पढ़ना चाहिए। और ये अब आप मत कहिएगा समय नहीं रहता, तो आप रील्स की दुनिया से बाहर निकलिए, सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर निकलिए और देखिए कि आपके पास कितना समय बचता है। तो दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत किस सदी में सर्वाधिक प्रचलित था? तो ये होगा आपका 16 से 17वीं 16वीं और 17वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है, किस शासक ने दैवी सिद्धांत से प्रेरणा लेते हुए यह घोषित किया कि मैं ही राज्य हूँ? बेहद बेहद महत्वपूर्ण मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। 59, ये है जेम्स प्रथम, मैं ही राज्य हूँ, ये जेम्स प्रथम का कहना है। 59, निम्न में से किसे दैवी सिद्धांत के प्रबल समर्थकों में शामिल नहीं किया जा सकता? जेम्स, रॉबर्ट फ्रीडमैन, बॉसेट या गिलक्राइस्ट? तो याद रखिए, जो गिलक्राइस्ट है ये दैवी सिद्धांत के समर्थकों में शामिल नहीं है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने दैवी सिद्धांत की घोर निंदा की है? किसने दैवी सिद्धांत की घोर निंदा की है? रिचर्ड होकर, गिलक्राइस्ट, प्लूटार्क या इनमें से कोई नहीं? तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन है रिचर्ड होकर ने। सर्वप्रथम दैवी सिद्धांत का समर्थन किसने किया? तो सर्वप्रथम दैवी सिद्धांत का समर्थन यहूदियों के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 63 कि किस धर्म ग्रंथ राज्य को एक मानवीय संगठन बताया है? किस धर्म ग्रंथ में राज्य को एक मानवीय संगठन बताया गया है? तो ये होगा आपका 63 का राइट आंसर आपका न्यू टेस्टामेंट में। अनेक परिवारों के संयोग को गांव कहा जाता है, यह कथन किसका है? तो अनेक परिवारों के संयोग को यानी अनेक परिवारों को मिलाकर गांव का निर्माण होता है, किसने कहा? 64, तो ये होगा अरस्तु। अगला प्रश्न देखिए कि पितृ प्रधान परिवार प्रणाली का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया गया। पितृ प्रधान परिवार प्रणाली का विस्तृत अध्ययन किसने किया? 65, सर हेनरी मैन। पितृसत्तात्मक सिद्धांत की बात हो रही है। देखिए, अगला क्वेश्चन आ ही गया, इनमें से कौन पितृसत्तात्मक सिद्धांत का समर्थक नहीं था? तो पितृसत्तात्मक सिद्धांत का समर्थक आपका सुकरात नहीं था, हेनरी मैन थे, डिवी थे, अरस्तु थे। निम्न में से किसने पितृ सिद्धांत की आलोचना नहीं की है? आलोचना नहीं की है, नहीं उसका समर्थक हुआ। 67, तो लिकॉप। राज्य की उत्पत्ति संबंधी मात्र सत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो राज्य की उत्पत्ति का मात्र सत्तात्मक सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो जेंग्स के द्वारा किया गया है। निम्न में से कौन मात्र सत्तात्मक सिद्धांत का समर्थक नहीं है? 69, तो मात्र सत्तात्मक सिद्धांत का समर्थक आपका मॉर्गन है, मैक्लेवन और जेंग्स है, लेकिन गार्नर नहीं है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। परिवार सिद्धांत के आधुनिक पक्षधरों में से एक है, तो परिवार सिद्धांत के आधुनिक पक्षधरों में से कौन सा एक है? ये होगा 70 का, ये होगा मैकाइवर। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी विचारक या शक्ति सिद्धांत का समर्थक नहीं है? कौन से विचारक शक्ति सिद्धांत के समर्थक
नहीं है 71। तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है वर्ग संघर्षों के तथ्य पर बल देने वाला शक्ति सिद्धांत का समर्थक अग्रणी विचारक कौन है? 72। तो 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैम्पलोविच। किसने शक्ति को नैतिक बताते हुए राज्य को शक्ति का समरूप भी बताया है, समरूप बताया है राज्य और शक्ति को एक जैसा, कौन मानता है? 73। ये होगा त्रित्स्के। ठीक। निम्न में से कौन शक्ति सिद्धांत का समर्थक नहीं है? शक्ति सिद्धांत का समर्थक कौन सा नहीं है? 74। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, बोसांके। शक्ति सिद्धांत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्षधर कौन है? तो शक्ति सिद्धांत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो पक्षधर है वो है आपका ओपनहाइमर। नेक्स्ट है कि शक्ति सिद्धांत का निम्न में से कौन आलोचक नहीं है? तो शक्ति सिद्धांत का आलोचक कौन सा नहीं है? तो हीगल। सेवेंटी सेवन देखिए कि राज्य उत्पत्ति विषयक प्राकृतिक सिद्धांत की आलोचना किसने की है? प्राकृतिक सिद्धांत की आलोचना कौन करता है? 77 का सी होगा, सोफिस्ट और आधुनिक विचारों दोनों ने किया है, ऑप्शन सी। राज्य की उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत कौन सा है? तो राज्य की उत्पत्ति का जो आधुनिक सिद्धांत है वो है आपका विकासवादी सिद्धांत। अगला प्रश्न कि राज्य उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? राज्य की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत आपका विकासवादी या ऐतिहासिकवादी सिद्धांत है। 80 कि दैवीय सिद्धांत का मुख्य शत्रु अनुबंध सिद्धांत यानी समझौता सिद्धांत था, यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 80। तो 80 का राइट आंसर ऑप्शन सी, गिलक्राइस्ट। लॉक ने प्राकृतिक अवस्था में मानव स्वभाव को कैसा माना है? तो लॉक ने प्राकृतिक अवस्था में मानव स्वभाव को शांत एवं सद्भावपूर्ण मानता है, जॉन लॉक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82 कि लॉक समर्थक था किसका? तो जॉन लॉक किसका समर्थन करता है? तो जॉन लॉक जो है आपका सीमित राजतंत्र का समर्थन करता है। लॉक को किस विचारधारा का जनक माना जाता है? तो लॉक को उदारवादी विचारधारा का जनक माना जाता है, उदारवाद का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 कि लॉक की दृष्टि में कुछ विवेकी मनुष्य मिलकर किसका निर्माण करते हैं, सृजन करते हैं? तो लॉक की दृष्टि में कुछ विवेकशील प्राणी मिलकर सभ्य समाज का निर्माण करते हैं। जॉन लॉक के अनुसार राज्य के जन्म का श्रेय किसे जाता है? तो लॉक के अनुसार राज्य के जन्म का जो श्रेय है, राज्य के उद्भव का जो श्रेय है वो एक निष्पक्ष लेख को जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 की किसने कहा है कि राज्य को के आधार पुजारी थे? तो राज्य के आधार पुजारी थे, किसने कहा? तो ये बर्गिस ने कहा है। लॉक का मनुष्य राज्य संचालक नहीं वरन सुप्त सत्ताधारी है, उक्त कथन किसका है? तो लॉक का मनुष्य राज्य संचालक नहीं बल्कि सुप्त सत्ताधारी है, ये कोट जो है आपका किसका होगा? फिगिस का हो, सॉरी फिगिस नहीं, लास्की का है। वरन लॉक का मनुष्य संचालक नहीं वरन सुप्त सत्ताधारी है, ये कथन आपका हेराल्ड जोसेफ लास्की का है। नेक्स्ट है कि समझौते का उल्लंघन हुआ या नहीं, इसका निर्माण लॉक के अनुसार कौन करेगा? तो समझौते का उल्लंघन हुआ या नहीं, इसका इसका जो निर्णय करने वाले जो हैं कौन है? 88 ये होंगे समाज होगा। लॉक किसका घोर विरोधी था? लॉक ने किसका कठोर मतलब की आलोचना या विरोध किया है? 89। तो 89 का राइट आंसर ऑप्शन ए, निरंकुश तंत्र का। जबकि निरंकुश राजतंत्र का समर्थक कौन हुआ? हॉब्स, उसी का विरोध करता है जॉन लॉक, और जो जॉन लॉक है सीमित राजतंत्र का समर्थक हुआ। नेक्स्ट है 90 कि लॉक की ट्रीटीज एक दो नाली बंदूक है, यह कथन किसका है? बेहद बेहद महत्वपूर्ण है, ये प्रोफेसर वॉन का कोट है। राज्य दास तुल्य व्यक्ति स्वामी है, राज्य जो है दास तुल्य व्यक्ति स्वामी है, यह कथन किस समझौतावादी विचारक से संबंधित है? दैवी सिद्धांत का ठीक उल्टा है ये होगा जॉन लॉक। अगला प्रश्न देखिए 92 कि अधिकारों के आधार पर शक्ति शब्द का प्रयोग किसने किया है? साथियों आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार विजिट करें तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि आप टीजीटी, पीजीटी या नेट की तैयारी कर रहे हैं या हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से, तो आपको चैनल से जरूर जुड़ना चाहिए। अभी फिलहाल आपके सामने एस्टेट की परीक्षा है और TRE4 BPSC TRE4, फिर उसके बाद यूपी टीजीटी और पीजीटी, और फिर उसके बाद आपका बिहार में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होने वाली है उसका भी एग्जाम है। तो आप
पूरे इस वर्ष एकदम आप थोड़ा-सा मन लगाकर जी जान लगाकर पढ़ाई कीजिए, मन से पढ़ाई कीजिए, ज़रूर आपका कहीं न कहीं सिलेक्शन होगा। लेकिन हाँ, आपको तपना पड़ेगा, भट्ठे की तरह आपको तपना पड़ेगा। ये नहीं कि हम इधर-उधर भटक लें, चाहे इधर ये भी कर लें, वो भी कर नहीं। फिर आप 2-3 साल बाद आप अपने को दोष देंगे, तो फिर उस दोष देने के ज़िम्मेदार केवल और केवल आप स्वयं होंगे। इसलिए आप थोड़ा-सा ईमानदारी से मेहनत कर लीजिए और आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। 92 अधिकारों के आधार पर शक्ति शब्द का प्रयोग किसने किया है? 92 ये होंगे आपके थॉमस हॉब्स। नेक्स्ट है जीवन पर्यंत किसी न किसी रूप में किस विचारक की मदद प्राय स्त्रियों ने ही किया? बेहद महत्वपूर्ण और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो ये जीन जैक रूसो होंगे। क्वेश्चन नंबर 94 इमाइल किसकी रचना है? द इमाइल जो पुस्तक है ये रूसो की रचना है। ये प्लेटो के ग्रंथ रिपब्लिक से प्रभावित होकर इसने इमाइल लिखा। राज्य व सरकार में स्पष्ट अंतर किसने किया है? तो राज्य व सरकार में स्पष्ट अंतर जॉन लॉक ने किया है। राज्य, सरकार, समाज तीनों को एक ही मानने वाला विचारक हॉब्स हुआ। हॉब्स ने किस प्रकार की शासन पद्धति को श्रेष्ठ माना है? 96 तो ये होगा आपका राजतंत्र। हॉब्स की पुस्तक लेवियाथन को निम्न में से किसने जलाया था? बेहद महत्वपूर्ण मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की श्रेणी में शामिल है। तो हॉब्स की पुस्तक लेवियाथन को जलाने वाला कौन हुआ? 97 का बी होगा क्लेरेंडन। हॉब्स का जन्म कब और कहाँ हुआ? सॉरी हॉब्स का जन्म कब हुआ था? 98 तो 98 का राइट आंसर ऑप्शन है 5 अप्रैल 1588 को जन्म हुआ इसका इंग्लैंड में। रूसो ने अपनी प्रसिद्ध कृति सामाजिक समझौता की रचना किस सन में की? तो रूसो की सर्वप्रसिद्ध जो रचना है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसकी जो रचना हुई कब हुई? तो 1762 में होती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मानव स्वभाव को नोबल सेवेज किसने बताया है? भद्र पशु नोबल सेवेज की बात कौन करता है? तो ये रूसो बोलता है। आदर्श बर्बर रूसो की मृत्यु किस तरह हुई थी? रूसो की जो मृत्यु हुई वो किस तरह हुई थी? तो आत्महत्या से हुई थी। रूसो की मृत्यु आत्महत्या, उसने स्वयं आत्महत्या कर ली थी। 102 कि रूसो ने संप्रभुता का निवास स्थल कहाँ माना है? रूसो जो है संप्रभुता का निवास स्थल रूसो जो है सामान्य समझौता जो है या संप्रभुता का जो स्थान है वो सामान्य इच्छा में मानता है। 102 का बी होगा, सॉरी ए सामान्य इच्छा। रूसो के संप्रभु को किसने सिर कटा लेवियाथन किसने कहा है? रूसो का जो संप्रभु है सिर कटा लेवियाथन कौन कहता है? और कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 103 तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी प्रोफेसर वॉन। रूसो की समान इच्छा का स्वरूप क्या है? तो रूसो की समान इच्छा का जो स्वरूप है वो है आपका ये स्थायी होती है, सर्वमान्य है, कल्याणकारी है। तो 3 होगा। तो उपरोक्त समस्त कथन सत्य है। रूसो का संप्रभु किससे संबंधित है? तो रूसो का जो संप्रभु है वो आपका संबंधित है जनता से। रूसो राज दर्शन का पिता है। उक्त रूसो विषयक प्रशंसनीय कथन किस विचारक का है? 106 तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जीडीएच कोल का। रूसो की विचारधारा किस रूप में अभिव्यक्त होती है? तो रूसो की जो विचारधारा है वो है आपका व्यक्तिवाद के रूप में भी, समूहवाद के रूप में भी और स्वतंत्रवाद के रूप में भी। तो डी होगा उपरोक्त तीनों रूपों में। नेक्स्ट है कौन जनप्रिय संप्रभुता यानी लोकप्रिय संप्रभुता का समर्थक था? तो लोकप्रिय संप्रभुता का समर्थक आपका रूसो हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109 कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है पर वह सभी जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है, यह कथन किसका है? बेहद फेमस क्वेश्चन है। ये फेमस कोड जो है आपका रूसो का है। अनुबंध सिद्धांत से किसका संबंध नहीं, यानी समझौता सिद्धांत से कौन संबंधित नहीं है? देखिए रूसो और जो आपके ये हुकर हैं, हुकर और ये मिल्टन तीनों ही आपके समझौता सिद्धांत से संबंधित है, लेकिन रॉबर्ट इसमें नहीं है, रॉबर्ट फिल्मर। हॉब्स ने किस पद्धति को अपनाया है? तो हॉब्स ने किस पद्धति को अपनाया है? 111 तो हॉब्स ने किस पद्धति को अपनाया है? तो ये तार्किक पद्धति को अपनाता है हॉब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112 कि प्रकृति की ओर लौटो किसका नारा है? प्रकृति की ओर लौटो ये नारा रूसो का है। सामाजिक समझौता की अंशतः किसने आलोचना की है? सामाजिक समझौता सिद्धांत की अंशतः यानी थोड़ी बहुत मात्रा में, ज्यादा नहीं। तो सामाजिक समझौता की जो अंशतः आलोचना की गई स्वयं हॉब्स के द्वारा।
संपत्ति के अधिकार को किसने प्राकृतिक माना है? तो संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक मानने वाला कौन हुआ? जॉन लॉक हुआ। रूसो ने निरंकुश प्रभुसत्ता की धारणा कहाँ से ली, किससे ग्रहण की? रूसो ने निरंकुश संप्रभुता की अवधारणा का जो ग्रहण करता है वो आपका थॉमस हॉब्स से। संविदा सिद्धांत की वजह से किसका मार्ग प्रशस्त हुआ? 116। तो ये होगा आपका प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र का। मनुष्य स्वभाव से ही असामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? बेहद फेमस कोट है, ये थॉमस हॉब्स का कोट है। नेक्स्ट है कि किसने कहा मनुष्य को कर्म उसकी इच्छाओं द्वारा निर्धारित होते हैं? मनुष्य के कर्म उसकी इच्छाओं के द्वारा निर्धारित होते हैं, किसका कहना है? तो ये थॉमस हॉब्स का कहना है। हॉब्स की प्रसिद्ध पुस्तक लेवियाथन का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो हॉब्स की जो फेमस पुस्तक है लेवियाथन, उसका प्रकाशन हुआ आपका 1651 में। रूसो के अनुसार मनुष्य स्वभाव से कैसा है? तो रूसो के अनुसार मनुष्य जो है स्वभाव से अच्छा था। नेक्स्ट है कि हॉब्स किस तरह का विचारक था? तो हॉब्स जो है आपका याद रखिएगा कि ये क्या है? तार्किक विचारक है। रूसो ने किस क्रांति को गति प्रदान किया? तो रूसो ने किस क्रांति को गति प्रदान किया? तो याद रखिएगा ये है आपका फ्रांसीसी क्रांति। प्राकृतिक विधियां बुद्धिमत्ता की विधियां हैं, किसका कहना है? प्राकृतिक जो विधियां हैं बुद्धिमत्ता या विवेक की विधियां हैं। 123 ये होगा जॉन लॉक का कोट है। रूसो प्रतिनिधि सरकार को क्या समझता है? ठीक, किस प्रकार का समझता है? रूसो प्रतिनिधि सरकार को किस प्रकार का समझता है? तो 124 ये होगा सुंदर स्वरूप वाली दासता। कौन सीमित सरकार का प्रबल समर्थक था? तो सीमित सरकार का जो प्रबल समर्थक हुआ जॉन लॉक हुआ। अनुबंध तलवार के बिना शब्द मात्र समझौता, शक्ति के बिना शब्द मात्र है समझौता, तलवार के बिना क्या है? शब्द मात्र है, किसने कहा? 126 तो ये कोट होगा आपका थॉमस हॉब्स। लेवियाथन किसकी रचना है? तो थॉमस हॉब्स की रचना है। निरंकुश प्रभुसत्ता की अवधारणा किसकी है? निरंकुश प्रभुसत्ता यानी निरंकुश संप्रभुता की अवधारणा किसकी है? ये भी क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण और बेहद आसान है, थॉमस हॉब्स की है। जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, यानी कानून के अभाव में स्वतंत्रता नहीं है। 129 तो ये कोट है किसका? ये जॉन लॉक का कोट है। सरकार समाज के अधीन है, सरकार जो है समाज के अधीन है। 130 ये है जॉन लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा है कि सत्य बोलो तथा विश्वासघात न करो? सत्य बोलो तथा विश्वासघात न करो, ये जॉन लॉक का कोट है। कौन संविदा सिद्धांत का प्रबल आलोचक है? तो संविदा सिद्धांत का जो प्रबल आलोचक हुआ ब्लंट्सली हुआ। इन तीनों में से नेक्स्ट क्वेश्चन 133 कि हॉब्स मूलतः किससे प्रभावित था? हॉब्स जो है मूलतः किससे प्रभावित था? तो ये डेकार्ट से प्रभावित था। हॉब्स की प्राकृतिक अधिकार को किसने शेर का अधिकार कहा है? तो ये टी.एस. हक्सले। नेक्स्ट है हॉब्स के मत में कानून प्रभुसत्ताधारी की क्या है? तो हॉब्स के मत में कानून जो है प्रभुसत्ताधारी या संप्रभु की क्या है? आज्ञा है। कानून संप्रभु का आदेश है। लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन। ये कोट है आपका थॉमस हॉब्स का। किसने कहा अतः प्रकृति के कानून उचित तर्क के आदेश हैं? अंतः प्रकृति के कानून उचित तर्क के आदेश हैं, ये किसने कहा? तो थॉमस हॉब्स ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137 कि हॉब्स के अनुसार संप्रभु का प्रत्येक कार्य उचित है। तो हॉब्स के अनुसार संप्रभु का प्रत्येक कार्य उचित है। क्यों? तो ऐसा इसलिए कि समझौते के बाद है। इनमें से किस विचारक ने माना है कि राज्य का आधार व्यक्तियों की संपत्ति है? तो राज्य का आधार व्यक्तियों की संपत्ति है, ये जॉन लॉक का मानना है। नेक्स्ट है कि द एसेज ऑन सिविल गवर्नमेंट की किसकी रचना है? तो द एसेज ऑन सिविल गवर्नमेंट जॉन लॉक की रचना है। लेवियाथन का उदय किस तरह हुआ था? तो लेवियाथन का जो उदय हुआ ये आपका संविदा से हुआ। नेक्स्ट है कि आधुनिक युग से पूर्व किस सदी में संविदा सिद्धांत का प्रचलन था? तो ये था आपका 12वीं सदी में। हॉब्स का विचार किसके विचार के ठीक विपरीत था? हॉब्स का विचार किसके विचार के ठीक विपरीत था? तो ये अरस्तु के। नेक्स्ट है 143 कि प्राकृतिक विधियां ही बुद्धिमत्ता की विधियां हैं। 143 ये तो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये जॉन लॉक का कोट है। सामाजिक समझौता सिद्धांत से कौन आंशिक रूप से संबंध है? 144 तो ये होंगे
प्लेटो। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन जॉन लॉक का घोर आलोचक हुआ? जॉन लॉक का घोर आलोचक कौन है? तो गिलक्राइस्ट है। अनुबंध सिद्धांत का निम्न में से कौन समर्थक रहा है? तो अनुबंध सिद्धांत का जो समर्थक रहा है वो कौन? ह्यूगो ग्रोसियस, हॉब्स और हुक तीनों है, तो डी होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, हॉब्स की प्राकृतिक दशा कैसी है, यानी प्राकृतिक अवस्था कैसी है हॉब्स की? तो है पूर्व सामाजिक है। पूर्व सामाजिक और पूर्व राजनीतिक दोनों है, ठीक। ये यहाँ हॉब्स के अनुसार मनुष्यों को किस तथ्य की भूख थी? तो हॉब्स के अनुसार मनुष्यों को गौरव के तथ्य की भूख थी। नेक्स्ट है कि हॉब्स की प्राकृतिक दशा में, यानी प्राकृतिक अवस्था में मानव स्वभाव में कौन सा गुण नहीं था? तो कौन सा गुण नहीं था? ना तो दया था, ना ही सहानुभूति और ना ही प्रेम, तो डी होगा उपरोक्त सभी। हॉब्स के अनुसार अनुबंध का क्या कारण था? तो हॉब्स के अनुसार जो अनुबंध का कारण हुआ वो था आपका वो सुरक्षा हेतु और स्वार्थ पूर्ति हेतु, तो सी होगा उपरोक्त दोनों। 151 रूसो के सिद्धांत की प्रस्तावना प्राकृतिक दशा की कैसी है? प्राकृतिक अवस्था की कैसी है? तो परंपरा है। हॉब्स की हॉब्स की संविधा के दो पक्ष थे, कौन कौन से? तो हॉब्स की संविधा के दो पक्ष कौन कौन से थे? व्यक्ति और स्वयं व्यक्ति। ये इसमें संप्रभु या राजा या सर्वोच्च शक्ति किसी भी प्रकार का पक्षकार नहीं था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 153। साथियों, आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जरूर आप अधिक से अधिक चैनल को सपोर्ट कीजिए, ठीक। लॉक संप्रभु को क्या देना चाहता है? तो लॉक संप्रभु को याद रखिए केवल और केवल, देखिए लॉक संप्रभु को सीमित सत्ता ही देना चाहते हैं, नहीं राजा पर या शासक पर या सर्वोच्च शक्ति पर वो क्या लगाता है? बैन लगाता है, उसको सीमित करता है, उसके अधिकारों को क्या करता है? कम करता है। व्यक्ति राज्य में उतना ही स्वतंत्र है जितना वह प्राकृतिक अवस्था में था। किसने कहा? तो व्यक्ति राज्य में उतना ही स्वतंत्र है जितना वह प्राकृतिक अवस्था में था, रूसो का कहना है। लोगों की अनुमति से शब्द का प्रयोग किया है, किसने? लोगों की अनुमति से शब्द का प्रयोग जो किया है वो जॉन लॉक ने किया है। साथियों, ये था आपका पॉलिटिकल साइंस का राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों की 150 प्रश्नों की श्रृंखला। एकदम आसान बेसिक क्वेश्चंस थे जो कि आपके एसटेट परीक्षा या यूपी टीजीटी पीजीटी या टीआरई 4 के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।